पीएम मोदी का मिशन दक्षिण भारत। कर्नाटक के शिमोगा और तेलंगाना के जगतियाल में विशाल जनसभा को किया संबोधित। गरीब कल्याण और सामर्थ्यवान भारत को बताया भाजपा की प्राथमिकता। पीएम के कोयंबटूर रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का जोरदार पलटवार। कहा विपक्ष की पूरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ। मां, बहन और बेटी को बताया शक्ति का स्वरूप। बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। भाजपा 17 और जेडीयू 16 सीट पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की एलजेपी को 5, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली एक सीट। चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सहित 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश। विवेक सहाय होंगे बंगाल के नए डीजीपी। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आखिरी डेडलाइन। कहा चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी मुहैया कराए बैंक। गुरुवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करे एसबीआई। ईडी के सामने फिर पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड मामले में एजेंसी ने भेजा था समन। भाजपा ने बताया कानून का अपमान। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। तुरंत सरेंडर करने का आदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान समेत 3 अन्य को 7 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना। एमपी एमएलए कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर मामले में सुनाया फैसला। आजम को पहले ही कई मामलों में हो चुकी है सजा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर में रोड शो किया। वहीं 2 चुनावी रैलियों में कांग्रेस उनके निशाने पर रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है और वो विभाजनकारी अंग्रेजी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री का जनसंपर्क अभियान जारी है। उन्होंने तमिलनाडु के कोयंबटूर में रोड शो किया। सड़क के दोनों किनारे लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री ने राज्य के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में एक सभा की थी। उसके बाद आज कोयंबटूर में लोगों ने प्रधानमंत्री का जमकर स्वागत किया। रोड शो के खत्म होने पर उन्होंने कोयंबटूर में साल 1998 में हुए बम हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। दक्षिण राज्यों में भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी दावेदार बनकर उभर रही है। तेलंगाना और कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक जनसभा की। शिमोगा की जनसभा में उन्होंने जहां एक और हिंदू धर्म में शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को विभाजनकारी अंग्रेजी मानसिकता से ग्रसित पार्टी भी करार दिया। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजियत वाली मानसिकता नहीं छोड़ी। बांटो और राज करो, वो अपनी विरासत कांग्रेस को देख करके गए हैं। कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, जाति में बांटा, समुदाय में बांटा, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर लोगों को बांटा और सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा भी कर दिया। लेकिन फिर भी बांटने वाली इस मानसिकता वाली कांग्रेस को इतने से संतोष नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस फिर से देश को बांटने वाले खतरनाक खेल भी खेलने लगी है। अभी अपने इस मंसूबे पर भी खुलकर बोलने लगे हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने देश को एक बार
और बांटने का बयान दिया है। ऐसे सांसद को पार्टी से निकाल फेंकने के बजाय कांग्रेस पार्टी उसका बचाव कर रही है। तेलंगाना की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और बीआरएस के खिलाफ लोगों का साथ मांगा। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के लोग भाजपा के उम्मीदवारों की ज्यादा से ज्यादा जीत सुनिश्चित कर विकसित भारत पर मुहर लगाएंगे। धीरज और अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के शक्ति वाले वार को भी हथियार बना लिया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया और कहा कि एक तरफ शक्ति का विनाश करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। शक्ति के विनाश का ऐलान किया जाता है और कौन लोग मंच पर बैठे थे, पता नहीं बाला साहब की आत्मा को क्या होता होगा। शक्ति का विनाश करने की सोच मेरे लिए देश की नारी भी इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन साउथ के अपने अभियान के दौरान सेल्फ गोल करने में माहिर राहुल गांधी के विवादित बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके लिए हर माँ और बेटी शक्ति का रूप हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। राहुल गांधी ने जो बयान अपनी राजनीति को साधने के लिए दिया, वही अब उनके गले की फांस बन गया है। वह सीधे सीधे सनातन को मानने वाले लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कि भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी के सनातन पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने सीधे शक्ति वाली बात पर कुछ भी कहने से परहेज किया। निश्चित तौर से राहुल जी ने बहुत ही सोच समझ के बात कही है और जो पूरे देश के अंदर डिमांड उठ रही है, सभी पढ़े लिखे वर्ग के लोग, माननीय उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट्स लोग, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स और जिन्होंने बड़ा आंदोलन किया दिल्ली के अंदर चल ही रहा है, तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और तमाम रिटायर्ड लोगों ने इस तरह की बात की। आम जनता जो देख रही है, इंडिया गठबंधन में पूरा देश आपने देखा कि एक साथ मुंबई में इकट्ठा हुआ था। इस तरह से मुंबई के अंदर एकजुटता के साथ इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी है, ये आगे और मजबूती के साथ बढ़ेगी।
यह पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सनातन को अपमानित करने वाला कथित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों से अपनी ही पार्टी का नुकसान करा चुके हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में रविवार की रैली के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही किया और एक बार फिर वो सभी के निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा क्या। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ दक्षिण भारत में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को लेकर दोनों दलों में समझौता हुआ। तमिलनाडु में पहले चरण में चुनाव होने हैं। लोकसभा के चुनावी शंखनाद के बाद सभी दलों ने मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। तारीखों की घोषणा के साथ ही दलों के बीच सीटों को लेकर अंतिम समझौता होना शुरू हो चुका है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता हो चुका है। तमिलनाडु में डीएमके 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में कांग्रेस विरुधुनगर, शिवगंगा के अलावा तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, माइलादुरई, करूर, कृष्णागिरी, तिरुवल्लूर और कुड्डालोर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। डीएमके ने कांग्रेस को तिरुनेलवेली सहित 3 नई सीट देने का फैसला किया है। इसके अलावा पुदुचेरी की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। 9+1, that is including Pondicherry. We have got the expected seats, and DMK has been very generous to give us the seats which we were asking for. So we are really happy about it. वहीं तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच 30 सीटों के बंटवारे के बाद बची हुई 9 सीटों के लिए डीएमके ने एमडीएमके और अन्य दलों से बातचीत की है। वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम 2-2 सीटों पर, केडीएमके, आईयूएमएल और एमडीएमके 1-1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। डीएमके and MDMK with allied parties entered into an agreement on 8th March 2024. Today, Dravida Munnetra Kalagam, Trichy constituency has been allotted to MDMK. कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों के बंटवारे के समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और कांग्रेस नेता मौजूद थे। इस दौरान एक दूसरे को समझौते की कॉपी साझा करते हुए देखा जा सकता है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में 39 सीटों में 7 सीट आरक्षित है। पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 20 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 27 मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए के बीच सीटों की डील पक्की हो गई है। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीट और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हम पार्टी 1 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए ने बिहार में अपने गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर भाजपा, 16 पर जनता दल यूनाइटेड, 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 1 सीट पर मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और 1 ही सीट पर ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पर चर्चा हुई और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है
कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। 16 सीटों की उम्मीद थी, अब हमको लगता है कि ठीक है, माननीय नेता के कंसेंट से ही हुआ होगा सब। 40 सीट एनडीए जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। गौरतलब है कि गठबंधन में पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। 2019 के चुनाव में 3 पार्टियों के गठबंधन में हम चुनाव लड़े थे, इस बार 5 पार्टियों के गठबंधन में चुनाव लड़े। पशुपति पारस के नाराज, उनसे वार्ता चल रहा है। बिहार में 7वें फेज में लोकसभा के चुनाव होने हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थीं। इसमें बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने 7 चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। विवेक सहाय पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी होंगे। चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई से सभी विवरणों का खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे, जिनमें भुनाए गए बॉन्ड की यूनिक अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल हैं तो उन्हें जारी करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हलफनामे के संबंध में कहा गया कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करें जो उनके अधीन हैं। इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा। एक तरफ जहां चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा कि ये योजना राजनीति में काले धन को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी और इसे रद्द करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से सवाल करते हुए पूछा कि कुल 20,000 करोड़ के टोटल बॉन्ड में से बीजेपी को करीब 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं, बाकी के 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है। अमित शाह ने दो टूक कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा काला धन नहीं है। उन कंपनियों की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है और बॉन्ड कितना दिया गया एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की 2 लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की थी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल्स थी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए कहा कि रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर व्लादिमीर पुतिन को बधाई। आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच टाइम टेस्टेड विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बातचीत की है। दोनों मंत्रियों ने पिछले साल संपन्न भारत अमेरिका रक्षा सहयोग रोडमैप को लागू करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। भारतीय शिपयार्डों में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की मरम्मत जैसे अन्य रक्षा औद्योगिक सहयोग मुद्दों पर भी संक्षेप में चर्चा की गई। अमेरिकी रक्षा सचिव ने हिंद महासागर क्षेत्र में एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बातचीत की जानकारी साझा करते हुए लिखा, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बातचीत की जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा हुई। हमने भारत अमेरिका रक्षा सहयोग रोडमैप को लागू करने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा की जो पिछले साल संपन्न हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक नया विवाद सामने आया है। बेंगलुरु में दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहे दुकानदार की समुदाय विशेष के लोगों ने पिटाई कर दी। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु में घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से राज्य के हालात काफी खराब हो गए हैं। Ever since the Congress government has come to power in Karnataka, we are witnessing the emboldening of a certain section of vested interest groups who do not bode well, who do not wish well for the harmony of the society. Just a few weeks after the Congress government came to power in Karnataka, we saw in Shimoga, in Bijapur, in Kolar and in certain parts of Bengaluru, large processions taken out by radical groups which tried to provoke certain sections of the society. Large talwars of 20-25 foot longs were carried in these processions. The police and the government gave permissions for these large processions, knowing very well that these processions can cause communal disharmony. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का 37वां स्थापना दिवस 19 से 21 मार्च तक जनपद स्थित IGNCA परिसर में मनाया जाएगा। इसमें 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य, फूलों की होली, वर्कशॉप और बास्केटरी प्रदर्शनी शामिल हैं। स्थापना दिवस के पहले दिन 19 मार्च को शास्त्रीय संगीत से आयोजन की शुरुआत होगी। प्रख्यात सरोद वादक अयान अली बंगाश, प्रख्यात संतूर वादक पंडित राहुल शर्मा, आरती अंकिलेकर टिकेकर, अर्चना कोयतारा, बुंदेलखंड लोक कवि ईसुरी जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा देश के बहुत ही जाने माने और ख्याति प्राप्त कलाकारों को यहाँ प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया है और ये पूरा जो कार्यक्रम है ये कल से प्रारंभ होगा 19 मार्च से और इसका स्थान रहेगा उन्मुक्त जो एम्फी थिएटर है हमारा। और इस क्रम में सबसे पहले 19 तारीख को 6 बजे जो प्रस्तुति रहेगी वो अकारी सिस्टर्स हैं जो बहुत ही देश की जानी मानी वायलिन प्लेयर हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने CAA को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार के इस कदम से शरणार्थी शिविरों में रह रहे हिंदुओं के घर सुकून और खुशी का माहौल है और हो भी क्यों न, हजारों बेघर हिंदू सिख शरणार्थियों को भारत देश का नागरिक कहलाने का कानूनी हक जो मिलने जा रहा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के CAA पर बयान के बाद ये लोग बेहद आहत हैं। दिल्ली के मजनू के टीले पर बसे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की होली 11 मार्च से ही शुरू हो गई है, जिसकी बड़ी वजह नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून का लागू होना है।
अपनी नागरिकता का रास्ता साफ होने के बाद जहां 150 परिवार खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घुसपैठिए जो हमारे देश में आते थे अब उनका डर खत्म हो जाएगा। यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिसको लेकर शरणार्थी हिंदू नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो पीड़ित हैं, उनको चोर डाकू ना कहा जाए। डुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां डकैतियां बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? हमें तो बहुत खुशी हो रही है जी, ये लागू किया तब से हम बहुत खुश हैं और यही सरकार से भी खुश हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने इतनी सारी हमें मान सम्मान हम देके उनको सरकार को धन्यवाद बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारी नागरिकता कर दी है। बाकी जो विरोध कर रहे हैं बस भगवान राम जी उसको ज्ञान दे, उनको कुछ न कुछ दिल में मन में जो भी है भावनाओं वो हमारी दुश्मनाई सोच रहा है, जो कह रहे हैं वो विरोध ये है, ये चोर हैं डाकू हैं, वो ना कहे हमें। सीए होने से कई दिनों की आस थी वो पूरी हुई है। इस हिसाब से जैसे कि हमें पाकिस्तान की जेलों से छुटकारा मिल चुका है हिंदू शरणार्थी परिवारों को, क्योंकि पासपोर्ट उन्हीं के बने पड़े हैं। इनका जो केजरीवाल का ये सही बयान नहीं है, इनको सोचना चाहिए कि हमने क्या दिया है और हमसे क्या लिया। देखो ये भी भुगतेंगे, जो किसी गरीब के साथ अन्याय करेंगे ना उनके साथ भी अन्याय होगा। कानून के वक्त मजनू के टीले कैंप में जिस बच्ची का नाम नागरिकता रखा गया था, उसके चेहरे की निश्चल मुस्कुराहट गवाह है कि बड़ों से लेकर बच्चे तक सबको इस कानून से खुशी मिली है। हम निवेदन करते हैं कि हम आगे की अच्छी सी जिंदगी बिताने जा रहे हैं, हमारी बच्चों की जिंदगी बनने के लिए जा रही है, तो हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम किसी की नौकरी क्या करेंगे लेके, हम मंजूरी करने वाले, हम मेहनती खुद ही हम आदमी। हम नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद से जहां पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों में खुशी है, तो दूसरी तरफ इनके माथे पर चिंता की लकीरें भी देखी जा सकती हैं, जिसकी बड़ी वजह विपक्ष की बयानबाजी है। कैमरा पर्सन विश्वबिंदु के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई छाप इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने देश में सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई
पीएम मोदी का मिशन दक्षिण भारत। कर्नाटक के शिमोगा और तेलंगाना के जगतियाल में विशाल जनसभा को किया संबोधित। गरीब कल्याण और सामर्थ्यवान भारत को बताया भाजपा की प्राथमिकता। पीएम के कोयंबटूर रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का जोरदार पलटवार। कहा विपक्ष की पूरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ। मां, बहन और बेटी को बताया शक्ति का स्वरूप। बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। भाजपा 17 और जेडीयू 16 सीट पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की एलजेपी को 5 जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली एक सीट। चुनाव से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक सहित 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश। विवेक सहाय होंगे बंगाल के नए डीजीपी। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आखिरी डेडलाइन। कहा चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हर जानकारी मुहैया कराए बैंक। गुरुवार शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करे एसबीआई। ईडी के सामने फिर पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड मामले में एजेंसी ने भेजा था समन। भाजपा ने बताया कानून का अपमान। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। तुरंत सरेंडर करने का आदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और सपा नेता आजम खान समेत 3 अन्य को 7 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना। एमपी एमएलए कोर्ट ने चर्चित डूंगरपुर मामले में सुनाया फैसला। आजम को पहले ही कई मामलों में हो चुकी है सजा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कोयंबटूर में रोड शो किया, वहीं 2 चुनावी रैलियों में कांग्रेस उनके निशाने पर रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है और वो विभाजनकारी अंग्रेजी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री का जनसंपर्क अभियान जारी है। उन्होंने तमिलनाडु के कोयंबटूर में रोड शो किया। सड़क के दोनों किनारे लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री ने राज्य के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में एक सभा की थी। उसके बाद आज कोयंबटूर में लोगों ने प्रधानमंत्री का जमकर स्वागत किया। रोड शो के खत्म होने पर उन्होंने कोयंबटूर में साल 1998 में हुए बम हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। दक्षिण राज्यों में भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी दावेदार बनकर उभर रही है। तेलंगाना और कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक जनसभा की। शिमोगा की जनसभा में उन्होंने जहां एक ओर हिंदू धर्म में शक्ति वाले बयान पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को विभाजनकारी अंग्रेजी मानसिकता से ग्रसित पार्टी भी करार दिया। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजियत वाली मानसिकता नहीं छोड़ी। बांटो और राज करो, वो अपनी विरासत कांग्रेस को देख करके गए हैं। कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, जाति में बांटा, समुदाय में बांटा, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर लोगों को बांटा और सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा भी कर दिया। लेकिन फिर भी बांटने वाली इस मानसिकता वाली कांग्रेस को इतने से संतोष नहीं हो रहा है। अब कांग्रेस फिर से देश को बांटने वाले खतरनाक खेल भी खेलने लगी है। अभी अपने इस मंसूबे पर भी खुलकर बोलने लगे हैं। अभी हाल ही में कर्नाटका के कांग्रेस सांसद ने देश को एक बार
और बांटने का बयान दिया है। ऐसे सांसद को पार्टी से निकाल फेंकने के बजाय कांग्रेस पार्टी उसका बचाव कर रही है। तेलंगाना की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और बीआरएस के खिलाफ लोगों का साथ मांगा। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के लोग भाजपा के उम्मीदवारों की ज्यादा से ज्यादा जीत सुनिश्चित कर विकसित भारत पर मुहर लगाएंगे। धीरज और अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के शक्ति वाले वार को भी हथियार बना लिया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए महिलाओं को शक्ति स्वरूपा बताया और कहा कि एक तरफ शक्ति का विनाश करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। शक्ति के विनाश का ऐलान किया जाता है और कौन लोग मंच पर बैठे थे, पता नहीं बाला साहब की आत्मा को क्या होता होगा। शक्ति का विनाश करने की सोच मेरे लिए देश की नारी भी इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन साउथ के अपने अभियान के दौरान सेल्फ गोल करने में माहिर राहुल गांधी के विवादित बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनके लिए हर मां और बेटी शक्ति का रूप हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। राहुल गांधी ने जो बयान अपनी राजनीति को साधने के लिए दिया, वही अब उनके गले की फांस बन गया है। वह सीधे सीधे सनातन को मानने वाले लोगों के निशाने पर आ गए हैं। कि भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी के सनातन पर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने सीधे शक्ति वाली बात पर कुछ भी कहने से परहेज किया। निश्चित तौर से राहुल जी ने बहुत ही सोच समझ के बात कही है और जो पूरे देश के अंदर डिमांड उठ रही है, सभी पढ़े लिखे वर्ग के लोग, माननीय उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट्स लोग, हाई कोर्ट के एडवोकेट्स और जिन्होंने बड़ा आंदोलन किया दिल्ली के अंदर चल ही रहा है, तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और तमाम रिटायर्ड लोगों ने इस तरह की बात की। आम जनता जो देख रही है, इंडिया गठबंधन में पूरा देश आपने देखा कि एक साथ मुंबई में इकट्ठा हुआ था। इस तरह से मुंबई के अंदर एकजुटता के साथ इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठी है, ये आगे और मजबूती के साथ बढ़ेगी।
यह पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सनातन को अपमानित करने वाला कथित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों से अपनी ही पार्टी का नुकसान करा चुके हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में रविवार की रैली के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही किया और एक बार फिर वो सभी के निशाने पर आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा क्या। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ दक्षिण भारत में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को लेकर दोनों दलों में समझौता हुआ। तमिलनाडु में पहले चरण में चुनाव होने हैं। लोकसभा के चुनावी शंखनाद के बाद सभी दलों ने मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। तारीखों की घोषणा के साथ ही दलों के बीच सीटों को लेकर अंतिम समझौता होना शुरू हो चुका है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए डीएमके और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता हो चुका है। तमिलनाडु में डीएमके 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में कांग्रेस विरुधुनगर, शिवगंगा के अलावा तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, माइलादुरई, करूर, कृष्णागिरी, तिरुवल्लूर और कुड्डालोर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। डीएमके ने कांग्रेस को तिरुनेलवेली सहित 3 नई सीट देने का फैसला किया है। इसके अलावा पुदुचेरी की सीट भी कांग्रेस के खाते में गई है। 9+1, that is including Pondicherry. We have got the expected seats, and DMK has been very generous to give us the seats which we were asking for. So we are really happy about it. वहीं तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच 30 सीटों के बंटवारे के बाद बची हुई 9 सीटों के लिए डीएमके ने एमडीएमके और अन्य दलों से बातचीत की है। वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम 2-2 सीटों पर, केडीएमके, आईयूएमएल और एमडीएमके 1-1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। डीएमके and MDMK with allied parties entered into an agreement on 8th March 2024. Today, Dravida Munnetra Kalagam, Trichy constituency has been allotted to MDMK. कांग्रेस और डीएमके के बीच सीटों के बंटवारे के समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और कांग्रेस नेता मौजूद थे। इस दौरान एक दूसरे को समझौते की कॉपी साझा करते हुए देखा जा सकता है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में 39 सीटों में 7 सीट आरक्षित है। पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए 20 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 27 मार्च तक नामांकन किए जा सकेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में एनडीए के बीच सीटों की डील पक्की हो गई है। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीट और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हम पार्टी 1 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद एनडीए ने बिहार में अपने गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर भाजपा, 16 पर जनता दल यूनाइटेड, 5 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 1 सीट पर मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और 1 ही सीट पर ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पर चर्चा हुई और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है,
कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। 16 सीटों की उम्मीद थी, अब हमको लगता है कि ठीक है, माननीय नेता के कंसेंट से ही हुआ होगा सब। 40 सीट एनडीए जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। गौरतलब है कि गठबंधन में पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। 2019 के चुनाव में 3 पार्टियों के गठबंधन में हम चुनाव लड़े थे, इस बार 5 पार्टियों के गठबंधन में चुनाव लड़े। पशुपति पारस के नाराज, उनसे वार्ता चल रहा है। बिहार में 7वें फेज में लोकसभा के चुनाव होने हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 39 सीटें मिली थीं। इसमें बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने 7 चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है। विवेक सहाय पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी होंगे। चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई से सभी विवरणों का खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे, जिनमें भुनाए गए बॉन्ड की यूनिक अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल हैं तो उन्हें जारी करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हलफनामे के संबंध में कहा गया कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करें जो उनके अधीन हैं। इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा। एक तरफ जहां चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा कि ये योजना राजनीति में काले धन को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी और इसे रद्द करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। उन्होंने विपक्षी पार्टियों से सवाल करते हुए पूछा कि कुल 20,000 करोड़ के टोटल बॉन्ड में से बीजेपी को करीब 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं, बाकी के 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है। अमित शाह ने 2 टूक कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा काला धन नहीं है। उन कंपनियों की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है और बॉन्ड कितना दिया गया एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से 16 मार्च को मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। नए डेटा में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की जानकारी शामिल है। आयोग ने 14 मार्च को 763 पेज की 2 लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की थी। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, जबकि दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल्स थी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए कहा कि रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर व्लादिमीर पुतिन को बधाई। आने वाले वर्षों में भारत और रूस के बीच टाइम टेस्टेड विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बातचीत की है। दोनों मंत्रियों ने पिछले साल संपन्न भारत अमेरिका रक्षा सहयोग रोडमैप को लागू करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की। भारतीय शिपयार्डों में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की मरम्मत जैसे अन्य रक्षा औद्योगिक सहयोग मुद्दों पर भी संक्षेप में चर्चा की गई। अमेरिकी रक्षा सचिव ने हिंद महासागर क्षेत्र में एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बातचीत की जानकारी साझा करते हुए लिखा, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ फोन पर बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा हुई। हमने भारत अमेरिका रक्षा सहयोग रोडमैप को लागू करने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा की, जो पिछले साल संपन्न हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक नया विवाद सामने आया है। बेंगलुरु में दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहे दुकानदार की समुदाय विशेष के लोगों ने पिटाई कर दी। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु में घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से राज्य के हालात काफी खराब हो गए हैं। Ever since the Congress government has come to power in Karnataka, we are witnessing the emboldening of a certain section of vested interest groups who do not bode well, who do not wish well for the harmony of the society. Just a few weeks after the Congress government came to power in Karnataka, we saw in Shimoga, in Bijapur, in Kolar and in certain parts of Bengaluru, large processions taken out by radical groups which tried to provoke certain sections of the society. Large talwars of 20-25 foot longs were carried in these processions. The police and the government gave permissions for these large processions, knowing very well that these processions can cause communal disharmony. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का 37वां स्थापना दिवस 19 से 21 मार्च तक जनपद स्थित IGNCA परिसर में मनाया जाएगा। इसमें 3 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य, फूलों की होली, वर्कशॉप और बास्केटरी प्रदर्शनी शामिल हैं। स्थापना दिवस के पहले दिन 19 मार्च को शास्त्रीय संगीत से आयोजन की शुरुआत होगी। प्रख्यात सरोद वादक अयान अली बंगाश, प्रख्यात संतूर वादक पंडित राहुल शर्मा, आरती अंकिलेकर टिकेकर, अर्चना कोयतारा, बुंदेलखंड लोक कवि ईसुरी जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा देश के बहुत ही जाने माने और ख्याति प्राप्त कलाकारों को यहाँ प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया है। और ये पूरा जो कार्यक्रम है ये कल से प्रारंभ होगा 19 मार्च से, और इसका स्थान रहेगा उन्मुक्त जो एम्फी थिएटर है हमारा। और इस क्रम में सबसे पहले 19 तारीख को 6 बजे जो प्रस्तुति रहेगी वो अकारी सिस्टर्स हैं, जो बहुत ही देश की जानी मानी वायलिन प्लेयर हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने CAA को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार के इस कदम से शरणार्थी शिविरों में रह रहे हिंदुओं के घर सुकून और खुशी का माहौल है। और हो भी क्यों न, हजारों बेघर हिंदू सिख शरणार्थियों को भारत देश का नागरिक कहलाने का कानूनी हक जो मिलने जा रहा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के CAA पर बयान के बाद ये लोग बेहद आहत हैं। दिल्ली के मजनू के टीले पर बसे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की होली 11 मार्च से ही शुरू हो गई है, जिसकी बड़ी वजह नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून का लागू होना है। अपने
अपनी नागरिकता का रास्ता साफ होने के बाद जहां 150 परिवार खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घुसपैठिए जो हमारे देश में आते थे, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिसको लेकर शरणार्थी हिंदू नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो पीड़ित हैं, उनको चोर डाकू ना कहा जाए। डुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? हमें तो बहुत खुशी हो रही है जी, ये लागू किया तब से हम बहुत खुश हैं, और यही सरकार से भी खुश हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने इतनी सारी हमें मान सम्मान हम देके उनको सरकार को धन्यवाद बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारी नागरिकता कर दी है। बाकी जो विरोध कर रहे हैं बस भगवान राम जी उसको ज्ञान दे, उनको कुछ न कुछ दिल में मन में जो भी है भावनाओं, वो हमारी दुश्मनाई सोच रहा है, जो कह रहे हैं कि वो विरोध ये है, ये चोर हैं, डाकू हैं, वो ना कहे हमें। सीए होने से कई दिनों की आस थी वो पूरी हुई है। इस हिसाब से जैसे कि हमें पाकिस्तान की जेलों से छुटकारा मिल चुका है हिंदू शरणार्थी परिवारों को, क्योंकि पासपोर्ट उन्हीं के बने पड़े हैं। इनका जो केजरीवाल का ये सही बयान नहीं है, इनको सोचना चाहिए कि हमने क्या दिया है और हमसे क्या लिया। देखो ये भी भुगतेंगे, जो किसी गरीब के साथ अन्याय करेंगे ना उनके साथ भी अन्याय होगा। कानून के वक्त मजनू के टीले कैंप में जिस बच्ची का नाम नागरिकता रखा गया था, उसके चेहरे की निश्चल मुस्कुराहट गवाह है कि बड़ों से लेकर बच्चे तक सबको इस कानून से खुशी मिली है। हम निवेदन करते हैं कि हम आगे की अच्छी सी जिंदगी बिताने जा रहे हैं, हमारी बच्चों की जिंदगी बनने के लिए जा रही है, तो हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम किसी की नौकरी क्या करेंगे लेके, हम मंजूरी करने वाले, हम मेहनती खुद ही हम आदमी। हम नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद से जहां पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों में खुशी है, तो दूसरी तरफ इनके माथे पर चिंता की लकीरें भी देखी जा सकती हैं, जिसकी बड़ी वजह विपक्ष की बयानबाजी है। कैमरा पर्सन विश्वबिंदु के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।